ऐसे दुश्मनों को मुसलमान अब पहचान चुका है। कैसे हमारे ऊपर बुलडोजर चल रहे थे और मजलूम और किसान और मजदूर सड़कों पे मारा जा रहा था, उसके खिलाफ क्लियर वर्डिक्ट है इस मुल्क। अब कोई डिक्टेटर इस मुल्क का मालिक नहीं बनेगा। तो इससे बड़ा कमाल यूपी में हुआ है। हम लोग 92 के बाद से बीजेपी को हराने के लिए कभी मायावती के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, और नेशनल पॉलिटिक्स में हम आइसोलेट होते गए। ये बनाना चाहते हैं नायडू के साथ सरकार। नायडू कहते हैं कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, ये कहते हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन क्या देंगे, हम तो सड़क पे मारेंगे। नायडू गांधी को मानते हैं, ये कहते हैं गांधी पैदा हुआ गांधी की फिल्म के आने के बाद। नायडू कहते हैं कि सब हिंदू मुसलमान सब बराबर, ये कहते हैं हम घुटपैचिए हैं, ये कहते हैं कि हम मंगलसूत्र छीन लेते हैं, गाय खोल लेते हैं। तो ये गठबंधन कैसे चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा वजूद इस मुल्क को, ये बड़ी खुशाइन बात है। जो मुसलमानों ने अपना रोल अदा किया कि उनके टिकट कट गए, उनको हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने इस बात पे तहैया कर लिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। इस बार भी मायावती ने यह किया कि मुसलमानों के यहाँ मुसलमान खड़ा कर दिया। सिर्फ एक सीट हम हार गए, वो दानिश अली की। दानिश अली की सीट पर यह हुआ कि उनका वोट मायावती ने बीजेपी को दिलाया। ऐसे दुश्मनों को मुसलमान अब पहचान चुका है। ऐसे दुश्मनों को मुसलमान अब देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। तो चलिए, तमाम मुद्दों के बाद, तमाम कोशिशों के बाद, हर जुगाड़ के बाद नहीं अगर आ सकी तो 400 पार सीट्स नहीं आ सकी। मेरे साथ इस वक्त में पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं इस वक्त कि जब आपने देख लिया जो लोग बड़े बड़े दम और दावे भर रहे थे नहीं कुछ कर पाए, सब टाई फीस हो गई, और जो आत्मनिर्भरता की बात करते थे आज दूसरों पर निर्भर हो गए। ये जो मैंडेट आया है ये किसी के लिए नहीं है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि ये मैंडेट डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। ये मैंडेट वाज़े कहता है कि ये मुल्क अमित शाह और मोदी को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बिल्कुल वाज़े जो मैंडेट मिला है, और उसकी वजह यह है कि पिछले 10 साल में जिस अंदाज से इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया, जुडिशरी को नज़र के ऊपर भारी हुए और आम इंसानों को मारने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि गोली कनपटी से निकल गई। नहीं तो ये अपने 200-250 ट्रक अपने कॉस्ट्यूम्स और मेकअप का सामान लेके गुजरात चले गए होते। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। इन्होंने जिस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इलेक्शन को, पूरे 2.5 महीने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बंद रहा और ये नफरत का पिटारा लेके पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को गरियाते रहे। ये पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन से भी कि तुमने कोई ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर देखा है जो 2.5 महीने प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, सिर्फ प्रचारक रहा? इस मुल्क का मजाक उड़ाया गया। मैं समझता हूँ कि आज मोदी साहब की सलाहियत का अंदाज़ा होगा। 3 टर्म इन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में अपना डंडा चलाया गुजरात में, और 2 टर्म एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में इन्होंने सेंटर को, हिंदुस्तान को तबाह किया। अब पता लगेगा ये कितने लायक हैं, क्योंकि सहयोगियों के साथ और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जिनसे इनका कोई मिलता ही नहीं है, यानी नीतीश कुमार समाजवादी हैं, लोहियाइट हैं,
सहयोग किसका देने जा रहे हैं? सावरकर की पार्टी का। ये सवाल उनके ऊपर भी आएगा। नायडू पुराने सोशलिस्ट हैं, गांधीवादी हैं, क्या वो सावरकर की पार्टी के साथ जाएंगे? उसके साथ ये कैसे मैनेज करेंगे? ये वो सब सवाल हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा से ये बात का मेरा यकीन था कि प्राइम मिनिस्टर की सलाहियत ही नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर वो डंडा चलाते रहे। अब पता लगेगा अलायंस को चलाने का काम नरसिम्हा राव ने होशियारी का, समझदार आदमी था। अलायंस को चलाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, पढ़ा लिखा समझदार था। अलायंस को चलाया मनमोहन सिंह ने। ये कैसे चलाएंगे जिनको ये पता लगा कि गांधी फिल्म देखने के बाद जिनको गांधी की जानकारी हुई? ये मुल्क चलाएंगे अलायंस की? और जो बड़े बड़े डींगे मार रहे थे इलेक्शन में कि जिस दिन आऊँगा दूसरे दिन NRC ले आऊँगा और ट्रिपल वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दूंगा, मुसलमानों का रिजर्वेशन सबसे पहले खत्म किया जाएगा। जी, रिजर्वेशन खत्म करेंगे। नायडू ये कह रहे हैं कि मैं रिजर्वेशन दूंगा। नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मैं रिजर्वेशन दूंगा, ये कह रहे हैं खत्म करूंगा। और अब वो उनके सहयोगी दल हैं। जी, तो मुश्किल ये है कि इस मुल्क में आइडियोलॉजी खत्म हो गई। जब किसी मुल्क में कोई आइडियोलॉजी ना हो और सिर्फ लालच और हविस हो, वो मुल्क बदतरीन सतह पर खड़ा हो जाता है। अगर ये इनके साथ मुल्क बनाते हैं तो इससे ज़्यादा बदतरीन तरीका तो नहीं हो सकता। मैं तो आज नतीश और उन सारे लोगों से, नायडू से, कि ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इसको बर्दाश्त करोगे? तुम्हें तो जेल में डाला था और तुम्हें तारीख मालूम नहीं कि जिसके साथ सहयोग किया उसकी पार्टी तोड़ दी। अभी 15-16 जो MP लेके आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि दो के साथ वापस चले जाओ, जो अंजाम महाराष्ट्र में हुआ है। ये बहुत से सवाल हैं। लेकिन हम लोगों ने, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आज हमने अपनी बात रखी, वो इसलिए रखी थी कि हम लोगों को ये एहसास था कि इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा इर्रेलेवेंट कम्युनिटी है वो मुसलमान है। कोई मुसलमान को स्टेज पे बिठाने को तैयार नहीं, मुसलमान को नाम लेने से तैयार नहीं। लेकिन वोट सबको मुसलमानों का चाहिए। मुसलमानों को चाहिए। तो हम लोगों ने ये फैसला किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया कि हम पहले अपनी क़ुव्वत का अंदाज़ा करेंगे। नतीजा हुआ कि 30-40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमारे लोग गए, 8-10 जगह हम भी इस बीमारी में गए, और हमने अपने भाइयों से यही कहा कि पॉजिटिव वोटिंग करो। अब ये तमाशा छोड़ दो कि मायावती के साथ मिल के BJP को हरा लेंगे और फलां के साथ मिल के हरा लेंगे। मायावती ने पूरी कोशिश करी, जहां मुसलमान थे वहां उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन मुसलमानों ने धुतकार दिया। एक्सेप्ट दानिश अली के कोई सीट नहीं जीत पाई है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 32 सीटें यूपी में हैं जहां मुसलमान 20% है, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी 18 से 20 लाख की होती है, यानी 3.5 से 4 लाख वोट मिनिमम, और 52% तक मुसलमान है यूपी में। उसमें से 28 सीटों पर BJP थी और उसके जिम्मेदार हम थे। इस वजह से हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम अपनी सीटों को, BJP का स्ट्राइक रेट मुस्लिम कॉम्बिनेशन एरिया में 80% था और दलितों के यहाँ रिजर्व सीट पे 68% था। इस बार हमने अपना वोट डिवाइड नहीं होने दिया, और इसी तरह से दलितों ने, पिछड़ों ने, जितनी छोटी छोटी जमात पार्टियाँ थी, ये बिरादरियाँ थीं, पिछले इलेक्शन में इन बिरादरियों ने मोदी को एज ए हिंदू वोट दिया था। इस बार एज ए बिरादरी वोट दिया अपनी इज्जत को बचाने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लोगों ने सिरे से नकार दिया, और उनकी जो तमाम वो पॉलिसीज़ थी जिसमें उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, मंगलसूत्र छीन करके देने तक की बात कही, और बहुत सारी उन्होंने मुद्दे उठाए, लेकिन असल जो मुद्दे थे
चाहे वो महंगाई का हो, बेरोज़गारी का हो, तालीम का हो, तरक्की का हो, मुल्क की खुशहाली का हो, ये तमाम नहीं उठाए, तो उसका आपको लगता है कि पूरी तरीके से सिरे से जनता ने उखाड़ के फेंक दिया? 400 पार को नारा नहीं लगाया था, सभी कुछ कर लिया था, सारी तैयारी थी, मीडिया उनके पास था, एग्जिट पोल के जरिए भी साबित कर दिया था। 240 पे अटक गए और हमारे हिसाब से 220 पे आना था। कुछ सीटें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, कैंडिडेट सही नहीं थे, नहीं तो ये 220 पे ही आ गए थे। तो मैं समझता हूँ कि टोटल रिजेक्शन उनका हुआ है और उनको इस बात पे सोचना चाहिए। इस मुल्क को भी अलायंस के जो इंडिया अलायंस था उसके लिए भी हम लोगों का आज ख्याल है कि हमने उनको सपोर्ट किया, करते रहेंगे और उनसे गुजारिश है कि अपनी आइडियोलॉजी को न छोड़ें और हमको हमारी हैसियत, हमारी पहचाने। हम मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं कि मेरी कौम को न कोई मौलवी सुधार पाया, न कोई लीडर सुधार पाया। कटसी तो मोदी, हम जाग गए हैं। और जब शेर जाग जाता है, मतलब उन्होंने मुसलमानों को सुधार दिया। बहुत एहसान में उनका, बहुत एहसान है। नहीं तो आप देखिए ना कि ओवैसी ने पूरी कोशिश कर ली, यूपी में कैंडिडेट नहीं मिले, 18 से 28 सीटें लड़ने का प्लान बना के बैठे थे, धुतकार दिए गए। तो ये कारनामा तो मोदी साहब का है जिसके लिए हम बड़े एहसानमंद हैं। बड़ा मौलवी कोशिश करता रहा कि भाई इकट्ठे हो जाओ, मसलक की बात मत करो, बिरादरी की बात मत करो। इस बार आपको कहीं मसलक दिखाई पड़ा, कहीं बिरादरी दिखाई पड़ी, कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ आया कि भाई ये तो हमारी बिरादरी का वोट उसको देंगे? इसी में तो हम तबाह थे। तो आपको इससे अब आगे और क्या नज़र आ रहा है? कुछ और अब आगे आने वाले टाइम में बदलाव दिख रहा है? मैं समझता हूँ वक्त रुखसत है, वक्त कितना लगेगा नहीं मालूम। शीशा तो क्रैक हो गया है, 2 शीशे में 2 शक्लें दिख रही हैं। कितनी दिन चलेगा, कितने वक्त चलेगा, डिपेंड करता है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो सेकुलरिज्म को बिलीव करते हैं, वो कितने यूनाइटेड रहते हैं और अपने गोल को हासिल करने के लिए कितने संजीदा हैं। अगर वो संजीदा हैं तो ये मुल्क बच जाएगा, क्योंकि ये मुल्क मैं समझता हूँ कि दूसरी बार आज़ाद हुआ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चला जाता तो मेरा इस मुल्क से रिश्ता क्या है, आपका क्या रिश्ता है, गरीबों को क्या रिश्ता है, छोटी बिरादरियों का क्या रिश्ता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जोड़ के रखा है जो ख़तरे में था। हम खुश हैं, उन लोगों के साथ हम जुड़े हैं जो इस आइन को बचा रहे हैं, हम उनके भागीदार हैं। आदि भाई, 400 पार के नारे के साथ में अयोध्या से जहाँ से मामला शुरू हुआ, राम मंदिर से चाहे बात करूँ, आर्टिकल 370 की बात करूँ, ट्रिपल तलाक, UCC, CAA, ये कोई काम नहीं आया। राम मंदिर का तो मसला ये है, वो भी अयोध्या की जैसी। अयोध्या का मसला ये है कि अयोध्या में आसपास अतराफ की सारी सीटें ये हार गए। सिर्फ अयोध्या में जो कैंडिडेट था वो एक पासी बिरादरी होती है यूपी में बहुत बड़ी, उनका 4 लाख वोट था। 5,23,000 मुसलमान थे, तो 9 लाख से उसने शुरुआत करी, तो सभावा हो गई। तो ये अगर हम अपने वोट को डिवाइड करते, वहाँ एक बहुत मजबूत आदमी खड़ा था और इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया था, उम्मीद थी कहीं वोट बांटेगा, कहीं नहीं बटा वोट। हमने तो हर जगह ये देख लिया। आज मायावती जो गरियाती फिर रही हैं मुसलमानों को, उनकी नीयत क्या थी? उनकी नीयत तो यही थी कि मुस्लिम वोट बटे। सारी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने एक मुसलमान खड़ा किया, लेकिन ठुकरा दी गई, औकात ख़त्म हो गई। उनकी अपनी बिरादरी के पढ़े लिखे लोगों ने भी कहा कि संविधान बचाना है। तो आज मायावती को अपना तज्जिया करना चाहिए कि वो चंद्रशेखर ऐसा आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, उसकी सीट पर वो उड़ा ले गए। सारे दलित 5 से 6 हज़ार वोट मायावती को मिला है, 1 वोट मुसलमान का नहीं मिला।
लेकिन दिल्ली में क्या हमने देखा है, 7 की 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। और जो बस आखिरी सवाल आपसे इस बात पे लेके कर रहा हूँ कि लोगों की शिकायत बहुत थी, जिस दिन पोलिंग हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, उस दिन हम भी ग्राउंड पर कवर कर रहे थे। ईवीएम मशीन्स के अंदर गड़बड़ी का होना, वोटिंग बहुत स्लो होना और तरह तरह की चीज़ें, लोगों को 6 बजे के बाद वोट डालने नहीं देना, ये सब भी बहुत सामने आया था। यही साहब, ये तो हर जगह देखा मैंने, हर जगह। यूपी में भी यही हुआ, कर्नाटका में भी यही देखा, बिहार में भी यही देखा कि जहाँ पर एंटी बीजेपी वोट था वहाँ मशीनें ख़राब हो गई। 8 बजे शुरू हुआ, 9:15 बजे कहने लगे कि साहब बैटरी डाउन हो गई। अरे भाई, कौन सी मशीन लगी थी 45 मिनट ख़त्म हो गई और वो किया वो तो बड़ा ब्लेसिंग इन डाइस ये हो गया कि होम मिनिस्टर साहब जो हैं अमित शाह, उन्होंने ये जो तज्जिया करने वाले लोग होते हैं जो प्रेडिक्शन करते हैं एग्जिट पोल वाला, उनको डिक्टेट करा दिया 400 का। उससे लोग जाग गए। इलेक्शन से 2 दिन पहले इसी दिल्ली में कोई 200 लोग जमा हुए, पूरे हिंदुस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, मैं भी उसमें था। तो सब लोग जाग गए। काउंटिंग के वक्त यूपी की कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी जहां 200-400 आदमी बाहर न खड़ा हो। प्रिपेयर 1 दिन पहले रात में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी कि हमारी जान खतरे में है, नहीं अगर वो हम लोग न जागते तो ये 245-42 भी 72 तक आ जाते हैं। तो दिल्ली समेत देश भर में बेईमानी हुई है अदीप भाई? देखिए, बेईमानी तो उन्होंने शुरू में जो करना थी कर ली और इस तरह, लेकिन पोलिंग के बाद नहीं कर पाए क्योंकि सब विजिलेंट हो गए थे। आपने दिल्ली का सवाल किया, 2 बातें थी। एक तो मुझे लगता है कि मार्जिन इतना बड़ा था, दोनों को मिला के भी बीजेपी का वोट शेयर ज़्यादा था पिछले इलेक्शन में। दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोऑर्डिनेशन नहीं था और इन्होंने दिल से इलेक्शन नहीं लड़ाया। यूपी में जिनको ये बार बार शहजादे कहते थे, उस शहजादों ने मिल के लड़ा और दिल से लड़ा। अगर वो मिल के लड़े होते बिहार में भी, ये हमारी कमियां रही हैं। लेकिन हम सलाम करते हैं अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को कि उन्होंने दिल से लड़ा अपनी। मैं जहां गया, आप यकीन करें, मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा था। ये नहीं पता लग रहा था कि ये समाजवादी का वर्कर है या कांग्रेस का वर्कर है। बाराबंकी में यही देखा, गोंडे में यही देखा, फिलहाल फैजाबाद में यही देखा। उसी चीज़ का ये बदलाव आया। ये जब जुड़ गए आप तो रिजल्ट सामने आ गया। यहाँ मैंने महसूस किया, दीक्षित जी अपने घर थे, लवली छोड़ के भाग गए। जितने पुराने कांग्रेस के दिग्गज थे कहीं आगे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी जो थी वो अपने बैनर लगा रही थी केजरीवाल का कि जेल जाना है तो बचाओ। और वो ये जो कोऑर्डिनेशन की कमी हुई उसकी वजह से उससे हुआ। मार्जिन बहुत कम है, 5 लाख से कम आ गए ये हज़ारों में, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अदीप साहब आपका हमको वक्त देने के लिए। कुल मिलाकर के दिल्ली की बात हो या देश की बात हो, मोहम्मद अदीप साहब ने क्लियर कट कहा है कि कोऑर्डिनेशन की कमी रही है दिल्ली की खास तौर से। और इन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलजुल करके सही कोऑर्डिनेशन के साथ में लड़ते, आपस में समन्वय बरकरार रख करके करते, तो ये तमाम पॉलिसीज जो हैं जिस तरीके से दिल्ली में अगेंस्ट गई हैं वो नहीं जाती। दूसरा, मोहम्मद अदीब ने यह भी कहा कि बेईमानी ज़रूर हुई है। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जहां जहां पर एंटी बीजेपी वोट पड़ना था उन जगहों पर कैसे मशीनें खराब हुई, क्यों ईवीएम के जरिए स्लो वोटिंग कराई गई, क्यों लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, जो लोग क्यू में थे, खास तौर से 6 बजे तक जो लोग लाइन में पहुंच चुके थे उन लोगों को भी नहीं डालने दिया गया। ये तमाम हालात की वजह से दिल्ली का समीकरण बिगड़ा। और इन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के, यानी राहुल और अखिलेश ने मिलकर के उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा है, उसके लिए उन्होंने कहा मैं सलाम करता हूं कि वहां पर पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ में और आपसी ट्यूनिंग के साथ में चुनाव लड़ा गया, जिसका नतीजा भी यूपी में भी दिखाई दिया और दूसरे मकामात में भी दिखाई दिया। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।